नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई को लगातार आगे बढ़ा रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 6 की जीव जगत टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, जैसे कि सजीव की पहचान क्या होती है, सजीव निर्जीव में क्या डिफरेंस है, साथ में कोशिका और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होती हैं, उनके बारे में बेसिक जानकारी आपको मिलने वाली है। सजीवों को वर्गीकरण कैसे करते हैं और पौधे के जो विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं वो अंग कौन कौन से होते हैं, उनके कार्य कौन कौन से होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो वो अंग होता है उसका रूपांतरण हो जाता है, नई चीज वो बन जाता है। तो इन सारी जानकारियों को आज आप इस क्लास में, इस लेक्चर में, इस डिस्कशन में आप प्राप्त करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहें। चैप्टर थोड़ा लंबा है लेकिन सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा, जो आपके आने वाली परीक्षा के अलावा भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत सहायता करने वाला है। प्यारे बच्चों, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक छोटे से क्वेश्चन से। प्यारे बच्चों, आपने आलू खाया होगा। जी हाँ, आलू। आलू पौधे का कौन सा अंग होता है? आपको सोचना है, बताना है। जड़ होता है, तना होता है, कि बीज होता है, कि पत्ती होता है? जो खाने वाला हिस्सा आलू को होता है वो क्या होता है? जड़ है, तना है, पत्ती है या बीज है? इन चारों में से आपको उत्तर देना है। चलिए, इसका उत्तर तो आपको वीडियो में मिल ही जाएगा, क्लास में मिल ही जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के अपने इस डिस्कशन की। प्यारे बच्चों, सबसे जरूरी चीज क्या है कि हम जानें अपने प्रकृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में। हमें अपने आसपास के चीज़ों को हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम अपने आसपास हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़, नदी नाले, और इनसे हम पहले से भी जानते हैं, ये हमारे आसपास दिखाई पड़ते हैं। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिसमें जीवन होता है, यानी कि ये कुछ ना कुछ इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे मालूम चलता है कि इसमें जीवन है, और कुछ में जीवन नहीं भी होता है। उदाहरण के लिए, जो भी पशु और पक्षी हमें दिखाई पड़ते हैं, पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं, तो वो सजीव होते हैं, जबकि पत्थर है, चट्टान है या जल है, ये निर्जीव माने जाते हैं। खैर बच्चों, सजीवों के कुछ विशेष लक्षण होते हैं, उन्हीं लक्षणों के आधार पर हम उन्हें निर्जीवों से अलग करते हैं। तो चलिए देखते हैं सजीवों के क्या लक्षण हैं, कैसे हम पहचाने कि ये पर्टिकुलर कोई चीज़ है, ये सजीव है कि निर्जीव है। तो सजीवों के लक्षण के बारे में हम बात करते हैं, तो सजीवों के लक्षण की शुरुआत हम करते हैं। तो सभी जीव जो सजीव होते हैं उनमें क्या होता है? पोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, संवेदनशीलता होती है। ये विशेष चीज़ें उनके अंदर पाई जाती हैं, और ये क्या होती हैं? अनवरत होती हैं, यानी कंटिन्यूअस होती रहती हैं। हम इन्हें जैविक क्रियाएँ भी कहते हैं। यानी जीवों में क्या होती है? जैविक क्रियाएँ होती रहती हैं। आइए थोड़ा-सा डिटेल से समझते हैं पोषण का क्या औचित्य है, क्यों पोषण कहा जा रहा है। तो पहला टॉपिक है वो पोषण। सजीवों का जो पहला लक्षण है, पहचान है, वो है पोषण। पोषण क्यों जरूरी है? यार बच्चों, शरीर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, एनर्जी चाहिए। शरीर को चलाना है तो ऊर्जा चाहिए, और जो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। जो हम खाना खाते हैं उसी से ऊर्जा मिल जाती है। और जो ये भोजन कहाँ से आता है? जो हरे पौधे होते हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, साथ में मिट्टी से पानी को प्राप्त करके सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन ये स्वयं बना लेते हैं। तो जो ये पौधे काम करते हैं तो स्वयं खाना बनाते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं स्वापोषी। स्व माने स्वयं, पोषी माने पोषण, यानी अपने लिए पोषण स्वयं तैयार करते हैं पौधे, तो स्वपोषी कहलाते हैं। तो बने हुए भोजन को पौधे क्या करते हैं? कहीं कभी कभी फूल में, फल में, बीज में, जड़ में, तने में या पत्ती में कहीं ना कहीं उसको संग्रहित कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जैसे बच्चों, हम लोग खाना बनाने के बाद कहीं ना कहीं रख लेते हैं। आजकल तो फ्रिज चल गई है, तो लोग खाना जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम फ्रिज के अंदर भी रख लेते हैं। तो वैसे ही पौधे भी अपना
विशेष अंगों में फूल, फल, बीज, जड़, तना, पत्ती आदि कहीं भी वो संग्रहित कर लेते हैं। जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो आसानी से वहाँ से वो प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, जंतुओं की अगर हम बात करें तो कुछ जंतु अपना भोजन क्या करते हैं, पेड़-पौधों से प्राप्त करते हैं। जो जंतु अपना भोजन पेड़-पौधों से प्राप्त करते हैं, उन्हें एक नाम दिया गया है शाकाहारी। शाकाहारी कहा जाता है क्योंकि वो शाक यानी कि पेड़-पौधों को खाते हैं, इसीलिए वो शाकाहारी हैं। जैसे कि हम बात करें, बकरी हो गई, हिरन हो गई, चूहा हो गया और बहुत सारे जीव हैं जो केवल और केवल शाकाहारी हैं। आपने गाय देखा होगा, शाकाहारी होती है, भैंस शाकाहारी है, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो शाकाहारी होते हैं। कुछ जंतु शाकाहारी, कुछ जंतु ऐसे होते हैं, कुछ स्पेशल जंतु ऐसे होते हैं जो कि शाकाहारी जंतुओं को ही अपना भोजन बना लेते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। यानी कि जो जंतुओं को खा जाए, शाकाहारी जंतुओं को खा जाए, उसे हम मांसाहारी कहते हैं। जैसे कि अब अगर हिरन मिल जाएगा तो शेर क्या करेगा, शेर हिरन को खा जाता है, तो इसीलिए शेर क्या हो गया, शेर, चीता, ये सब मांसाहारी हो गए। बिल्ली भी चूहा खाती है इसलिए मांसाहारी हो जाती है। तो ये सारे जानवर, शेर, बिल्ली और चीता, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कहीं न कहीं मांसाहारी गए। तो कुछ जंतु और भी स्पेशल हैं। ऐसे जंतु जो अपना भोजन पेड़-पौधों से भी लेते हैं और जंतुओं से भी लेते हैं, यानी कि दोनों से ले लेते हैं। तो दोनों स्रोतों से प्राप्त जो भोजन करते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। यानी कि सभी को आहार बना लेते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। विशेष रूप से 2 चीज़ों का ज़िक्र यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक तो मनुष्य हो गया। मनुष्य, हम सभी लोग फल भी खा लेते हैं, सब्ज़ी भी खा लेते हैं, साथ में मीट, मछली भी खा लेते हैं। तो दोनों चीज़ें खाते हैं, यानी कि शाकाहार और मांसाहार, दोनों चीज़ों को खाने की वजह से हम लोग सर्वाहारी कहलाते हैं। ऐसा ही कॉकरोच है, वो भी सर्वाहारी में ही आता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि शाकाहारी और मांसाहारी, ये पहचान हमने की कि भोजन कैसे जंतु प्राप्त करते हैं, उनके क्या। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगर आप पौधों के पोषक के बारे में देखना चाहें तो एक छोटा-सा फिगर यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर पत्ती में भोजन कैसे बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं। अब सेकंड जो पहचान है, वो जीवों की पहचान क्या है? वो है श्वसन, यानी कि साँस लेना। अगर श्वसन हो रहा है तो इसका मतलब वो जीव क्या है? जीवित है। तो श्वसन के बारे में बात करते हैं तो इस क्रिया में सभी जो जीव होते हैं, चाहे जंतु हो, चाहे वो पौधे हों, ये दोनों क्या होते हैं, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, चाहे जंतु हो, चाहे वो पौधा हो, सभी जीव ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। किस लिए? श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए। अभी बच्चों आपने देखा पिछले टॉपिक पर, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे गैस अपने अंदर लेते हैं, लेकिन वो दूसरे कार्य के लिए होता है, यानी भोजन बनाने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर श्वसन की बात हो रही है, पौधे श्वसन भी करते हैं, तो उसके लिए उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होते हैं, जंतु पौधे दोनों क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। तो सांस लेने पर जो वायु के साथ ऑक्सीजन होती है, वो हमारे शरीर के अंदर फेफड़े में पहुंच जाती है और फेफड़ों के माध्यम से क्या होता है, जो ऑक्सीजन पहुंचती शरीर में, तो ऑक्सीजन के द्वारा भोजन को एक तरीके से जलाया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है और उसको जलने की वजह से, ऑक्सीकरण की वजह से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जो ये ऊर्जा बनती है, दैनिक उपयोग में जो हम दिन प्रतिदिन कार्य करते हैं, तो दैनिक कार्य करने के लिए यही ऊर्जा हमारे काम आती है। तो भिन्न-भिन्न प्राणियों में श्वसन अलग-अलग अंगों द्वारा होता है। यानी कि जो ऑक्सीजन लेने की चीज़ फेफड़े के माध्यम से यहाँ हुई है, लेकिन अलग-अलग जंतुओं में अलग-अलग ये अंग होते हैं जो ऑक्सीजन को अंदर लेने के काम करते हैं। जैसे मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में तो फेफड़े हो गए, लेकिन जो मछली होती है उसमें फेफड़े नहीं होते हैं, बल्कि गलफड़े होते हैं। गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं। वैसे ही पानी में रहने पर जो मेढक होते हैं, वो त्वचा या अपनी अपनी स्किन के माध्यम से सांस लेते हैं
और अगर जमीन पर जब होते हैं तो वो फेफड़े के माध्यम से सांस लेते हैं। ये एक विशेष चीज है कि हर जानवर के पास फेफड़े पाए जाते नहीं। अब हम बात करेंगे पौधों की। तो क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। क्योंकि पौधे में जो श्वसन होता है, गैसीय आदान प्रदान होता है, वो पत्तियों की जो निचली सतह होती है उसमें जो बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसको पर्णरंध्र कहते हैं या स्टोमेटा भी कहते हैं। स्टोमेटा के माध्यम से ही ये श्वसन क्रिया संपन्न होती है। गैसीय आदान प्रदान होता है, यानी ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है इन्हीं के माध्यम से। चलिए, हमने 2 लक्षण देख लिए, अब हम बढ़ते हैं लक्षण नंबर 3 की, वो है उत्सर्जन। अगर कोई जीव है, सजीव है, तो उसके अंदर उत्सर्जन की क्रिया ज़रूर होती है। यानी कि जो भी जैविक क्रियाएँ होंगी, चाहे आप पाचन ले लें, श्वसन ले लें, इन सब क्रियाओं में के फलस्वरूप जो सजीव होते हैं, उनके शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, वेस्ट मटेरियल बनते रहते हैं, रेगुलर बनते रहते हैं बच्चों। आप खाना खाएँगे, खाना पचेगा तो फिर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बनेंगे और फिर श्वसन जब होगा, ऑक्सीडेशन होता है भोजन का, यानी तो ऊर्जा निकालने के लिए, तो वहाँ पर भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। और ये जो अनावश्यक और हानिकारक पदार्थ होते हैं, इनको ये शरीर में अगर रहेंगे तो नुकसान करेंगे। तो इन अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को, यानी कि वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब बाहर निकालना। क्या निकालना है? अनावश्यक और हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल से ये डाउट क्लियर हो गया कि उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन मतलब शरीर से बाहर निकाल देना। क्या निकालना? अनावश्यक और हानिकारक चीजों को। ये कब बनते हैं? बहुत सारी जैविक क्रियाओं में, चाहे पाचन हो, चाहे श्वसन हो, इन सब के फलस्वरूप ये बनते रहते हैं। जंतुओं की अगर हम बात करते हैं तो कौन से उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, क्या बाहर निकाला जाता है, उसके बारे में जान लेते हैं। मल मूत्र जंतुओं द्वारा निकाला जाता है, पसीना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नाक के माध्यम से, फेफड़े के माध्यम से, ये सारी चीजें शरीर से बाहर निकाली जाती हैं। पौधों की अगर हम बात करते हैं तो पौधे गोंद, रबर, रेजिन, टैनिन आदि के माध्यम से, इसके रूप में जो उत्सर्जित पदार्थ को शरीर से बाहर, अपने अंग से बाहर निकाल देते हैं। इसको अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन ये उत्सर्जित पदार्थ ही पौधे के होते हैं। प्यारे बच्चों, हमने 3 लक्षण देखे, अब पढ़ते हैं संवेदनशीलता की। तो संवेदनशीलता जंतुओं में जरूर होती है। आप बैठे होते हैं, अगर आपको कोई चींटी भी आपको थोड़ा सा आपके ऊपर चलती है तो आपको मालूम चल जाता है कि यहाँ हमारे इस अंग में चींटी चल रही है। फिर बच्चों, अचानक पटाखे की आवाज जब होती है तो क्या होते हैं? जो पेड़ पौधे पक्षी बैठे होते हैं, वो क्या होते हैं? उड़ जाते हैं आवाज सुनकर। और कभी किसी गर्म वस्तु को अगर आप हाथ में लगा लेते हैं तो क्या होता है? आपको तुरंत मालूम चलता है कि ये गर्म है और तुरंत अपना हाथ क्या होते हैं? हटा लेते हैं। वैसे ही मनपसंद पकवान को देखने पर क्या होता है? हम हमारे मुंह में ऑटोमेटिक बिना कुछ खाए पिए भी मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। खाने की इच्छा होने लगती है, जबकि इसके पहले भूख नहीं होती है, लेकिन केवल देख कर भी हमारे अंदर खाने की इच्छा पैदा हो जाती है। तो उपरोक्त जो उदाहरण है उससे क्या मालूम चलता है? जीवों में परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित होती है। पटाखे की आवाज, गर्म वस्तु या मनपसंद पकवान क्या है? एक तरीके से उद्दीपन है, यानी कि उद्दीपन करते हैं, एक तरीके से स्टिमुलेट करते हैं। तो पक्षियों का उड़ जाना, हाथ को हट जाना, मुंह में पानी आना आदि अनुक्रियाएं हैं, यानी अनुक्रियाएं हैं। तो किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर के द्वारा अनुक्रिया को ही संवेदनशीलता कहते हैं। यानी कोई उद्दीपन कर रहा है, कोई स्टिमुलेट कर रहा है, उसके द्वारा, शरीर द्वारा जो अनुक्रिया की जाती है उसी को संवेदनशीलता कहते हैं। पौधों में भी उद्दीपन देखने को मिलता है। आपने छुई मुई का पौधा देखा हो, जिसको हम लाजवंती भी कहते हैं। उसकी पत्ती को छूने पर क्या होता है? पत्ती क्या होती है? मुरझाती हुई झुककर बंद हो जाती हैं। यानी कि ये स्पर्श के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं, जैसे कि रात रानी है, ये रात में खिलता है, दिन में बंद हो जाता है। सभी जो जीव होते हैं, जैसे कि उनके अंदर भी ताप, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत
आदि के प्रति संवेदनशीलता होती है और संवेदनशीलता जीवों का एक स्वाभाविक गुण प्राकृतिक गुण भी होता है। यानी उनको मालूम चलता था कि यहाँ पर स्पर्श कोई हमें कर रहा है, ताप है, गर्मी है, प्रकाश है, ध्वनि है, विद्युत है, इन सारी चीज़ों के प्रति वो संवेदनशील होता ही है। यहाँ पर छुई में एक पौधा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक पौधा है, यहाँ पर ये ठीक-ठाक है, लेकिन जो ही इसको छूते हैं तो इसके डंठल नीचे आती है और पत्तियाँ बंद हो जाती हैं। ये छुई मुई का पौधा है, ये संवेदनशीलता का एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको आपके सामने। मनुष्य के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, मनुष्य देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, गंध लेता है और स्वाद का अनुभव करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, वो है वृद्धि। सजीवों को जो एक विशेष पहचान है वो है वृद्धि। मुर्गी के अंडे से चूजा निकलता है और जो धीरे-धीरे बड़ा होकर एक वयस्क हो जाता है। इसी प्रकार जो बीज होता है उसका अंकुरण जब होता है तो छोटा पौधा बनता है। फिर वृद्धि करके एक विशाल वृक्ष का रूप वो वापस ले लेता है। तो वृद्धि लगातार जंतुओं में और पौधों में होती रहती है। तो प्रत्येक जीव जो होते हैं वो समय के साथ क्या होता है, उनके आकार में बदलाव होता रहता है। इसी को हम वृद्धि कहते हैं। पेड़-पौधों में जो वृद्धि होती है वो जीवन पर्यंत चलती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। पेड़-पौधों में जो वृद्धि होगी जीवन पर्यंत चलेगी, लेकिन जो जंतु होते हैं इनकी जो वृद्धि है एक निश्चित आयु तक ही होती है, उसके बाद फिर ये वृद्धि नहीं होती। यानी कि हम सभी लोगों की जो एक ऊँचाई है, औसत ऊँचाई है, उसके बाद जाने के बाद फिर हम आगे बढ़ते नहीं हैं, सारा जीवन हमारे जो ऊँचाई, लंबाई है वो उतना ही होती है। लेकिन पौधों में वृद्धि कभी रुकती नहीं। अगला लक्षण है, वो लक्षण है पहचान सजीव की, वो है प्रजनन। प्यारे बच्चों, प्रजनन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आपने देखा होगा जो पौधे होते सॉरी जो पक्षी होते हैं वो घोंसला बनाते हैं और घोंसले में क्या देते हैं? अंडे देते हैं। और फिर क्या होता है जिस उसमें से छोटे-छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य होते हैं और बहुत सारे जो स्तनधारी जंतु होते हैं, ये वयस्क होने पर अपने जैसे छोटे-छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। यानी कि अंडे नहीं देते, जब डायरेक्ट ये बच्चे को ही जन्म देते हैं। वैसे ही पौधे के जो बीज हैं उसको मिट्टी में बो देने पर अंकुरित होकर एक नए पौधे का जन्म हो जाता है। यानी कि जो बीज बोते हैं उससे क्या होता है, एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो ये एक उदाहरण है, सभी जीव-जंतु और पौधे अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इसी को हम प्रजनन कहते हैं। यानी कि जो जीव-जंतु हैं, चाहे पेड़-पौधे हैं, वो अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने की एक कैपेसिटी रखते हैं, क्षमता रखते हैं और इसी क्षमता को, इसी प्रक्रिया को कह सकते हैं प्रजनन। यानी कि जीवों को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, अपने समान जीवों को, उसी को हम प्रजनन कहते हैं। ये सजीवों में एक अनिवार्य लक्षण के रूप में पाया जाता है। हमारे आस-पास बहुत सारे जीव-जंतु हमने देखा होगा, चित्र में भी आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे अंडे देते हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। आप चाहें, आप कोई एक छोटा टास्क है, आप कम से कम 3 जंतुओं को नाम ऐसे लिखें जो कि अंडे देते हैं और 3 ऐसे जंतुओं के नाम लिखें जो कि बच्चे देते हैं। इनको आप अपने कॉपी पर ज़रूर से सोचें और लिखें। बिल्कुल आसान कार्य है, आपने पहले देखा भी अभी है और उसको आपको लिखना है, 3 ही लिखें बहुत है। निश्चित जीवन अवधि के पश्चात मृत्यु। अब जो सभी जीव-जंतु होते हैं, पौधे होते हैं, उनका जीवन काल क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे देखते हैं कुछ एक एवरेज यहाँ पर टेबल में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ अगर आप देख पाएँ तो मनुष्य का जो जीवन काल है वो होता है 60 से लेके 70 वर्ष। एक औसत जीवन काल मनुष्य का यही देखा गया है। हालाँकि अब धीरे-धीरे ये बढ़ रहा है क्योंकि तकनीकी बदली है, तो थोड़ा-सा इलाज की वजह से या और सुविधाओं की वजह से थोड़ा-सा उम्र में वृद्धि भी देखने को। लेकिन अगर हम बात करें अन्य चीज़ों की, जैसे कि पौधों में अगर हम चले जाएँ तो यहाँ पर गेहूँ की उम्र कितनी होती है? मात्र 5 महीने होती है। 5 महीने में सारा उसका जीवन कार्य पूर्ण हो जाता है। वैसे एक पौधा होता है सिकोया, इसकी जो उम्र होती है 3000 से लेके 4000 वर्ष होती है। इसकी उम्र बहुत ही लंबी होती है। वैसे बरगद है, बरगद की जो उम्र होती है 100 से लेके 200 साल तक होती है।
कछुआ है, जानवर की बात करें तो कछुआ की 120 से लेकर 150 वर्ष तक जीवन काल होता है। वैसे ही जो तोता होता है, तोता की जो उम्र होती है 14 से लेकर 15 साल होती है। चूहा की बात करें तो 4 से लेकर 5 साल तक। हाथी की बात करें 70 से लेकर 90 वर्ष तक होती है। घोड़े की बात करें तो घोड़ा 30 से लेकर 40 साल तक जीवित रहता है। बिल्ली की बात करें तो 25 से लेकर 30 साल तक, कुत्ता 16 से लेकर 18 साल तक और बंदर 20 से लेकर 25 साल तक यह औसत जिंदगी मानी गई। तो ये जीवन काल ये जंतुओं का और हमने पौधों को देखा, एक निश्चित जीवन काल होता है, उससे अधिक संभवतः जो जीते नहीं हैं। अब हम पहचान तो हमने अभी पढ़ा सजीव के लक्षण क्या होते हैं। अब सजीव निर्जीव में एक टेबल के माध्यम से हम अंतर देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो बिल्कुल से ध्यान से समझें, ये परीक्षा में बार-बार परीक्षा में आता है। पहला लक्षण है सजीव निर्जीव में अंतर का, यहाँ एक टेबल है दी हुई है। इस टेबल के माध्यम से हम देख सकते हैं, एक तरफ सजीव है, एक तरफ ये निर्जीव है। तो यहाँ पर जो सजीव की बात करते हैं तो सजीव में क्या होता है, पोषण की क्रिया होती है, यानी कि सजीव भोजन करते हैं या बनाते हैं या भोजन करते हैं। लेकिन जो निर्जीव होते हैं वो भोजन नहीं करते हैं। आप सजीव की बात करें तो इधर सोच लें कि ये एक मनुष्य है, एक मनुष्य प्राणी है और इधर एक मान लीजिए कि पत्थर, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों को अगर आप तुलना करेंगे तो आपको आसान हो जाएगी। तो मनुष्य भोजन करता है, पोषण करता है, जबकि निर्जीव पत्थर क्या होता है, पोषण नहीं लेता, कुछ खाना-पीना लेता नहीं है। सेकंड अगर हम बात करें तो यहाँ पर श्वसन की क्रिया यानी कि साँस लेने की क्रिया सजीवों में होती है, मनुष्य साँस लेते हैं, आप साँस ले रहे होंगे। लेकिन जो पत्थर होते हैं वो श्वसन क्रिया नहीं करते, साँस लेते नहीं हैं, यानी कि वो निर्जीव है, जो निर्जीव होते हैं वो साँस लेते नहीं। वैसे सजीव जो होते हैं उनमें वृद्धि होती है, लगातार वो वृद्धि करते रहते हैं, लेकिन निर्जीव में वृद्धि देखने को मिलती नहीं। फिर हम बात करें सजीवों में उत्सर्जन क्रिया की तो यहाँ पर जो सजीव होते हैं उसमें उत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है, लेकिन निर्जीव में क्या होती है, उत्सर्जन उत्सर्जन क्रिया बिल्कुल नहीं पाई जाती नहीं है। जो सजीव होते हैं वो उद्दीपनों के प्रति यानी कि स्पर्श के, ताप के, गंध के, हर एक चीज़ के प्रति संवेदनशील होते हैं, लेकिन जो निर्जीव होते हैं वो संवेदनशील बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं होते, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, धूप है, बारिश है, क्या है, इनसे कोई मतलब नहीं होता है। ये जो सजीव होते हैं उनमें प्रजनन की प्रक्रिया पाई जाती है, यानी कि अपने समान वो नई संतानें उत्पन्न कर लेते हैं, लेकिन निर्जीव में ऐसी कोई प्रजनन की प्रक्रिया पाई जाती नहीं है। तो ये प्रमुख लक्षण थे जिनके माध्यम से हम सजीव और निर्जीव को आसानी से सरलता से पहचान सकते हैं और ये जो सभी लक्षण हैं वो शरीर का विनिर्माण करने वाले छोटे-छोटे इकाइयों में संचालित होते हैं जिसे हम कोशिका कहते हैं। यानी कि जो ये जीव बने होते हैं, ये किससे बने होते हैं, जीवन के लिए ज़रूरी क्या है, कोशिका होती है। अब हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं थोड़ा-सा रिवीजन करना चाहूँगा। जो सजीव होते हैं उसमें पोषण होता है, निर्जीव में नहीं होता है। सजीव में श्वसन होता है, निर्जीव में नहीं होता है। सजीव वृद्धि करते हैं, निर्जीव नहीं करते हैं। उत्सर्जन की क्रिया सजीव में होती है, निर्जीव में नहीं होती है। उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता सजीवों में होती है, निर्जीवों में नहीं होती है। साथ में प्रजनन क्रिया सजीवों में होती है और जंतुओं में सॉरी निर्जीवों में नहीं होती है। तो यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर होता है। ये 6 लक्षण हुए। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। फिर भी समझ में ना आए तो किताब को बार-बार आप पढ़ें जिससे आपको पूर्ण तरीके से स्पष्ट हो जाए और अपने कक्षा अध्यापक से चर्चा भी करें कि ये चीज़ें हमें समझ में। प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर से हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में वापस से मौका मिल गया है, ये है कोशिका। कोशिका एक मूलभूत इकाई है हमारे शरीर की और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोशिका नहीं जानेंगे, हम शरीर के बारे में कुछ भी जान नहीं पाएँगे। जैसे कि एक मकान बनता है तो उसमें छोटी-छोटी ईंटें मिलती हैं तब जाके एक मकान बनता है। उसी प्रकार जो हमारा शरीर होता है, तो वो शरीर का जो निर्माण होता है वो छोटी-छोटी यूनिट्स से होता है, इकाइयों से होता है और उन्हीं जो छोटी-छोटी इकाइयाँ हैं, शरीर को बनाने में इन छोटी-छोटी जो इकाइयाँ हैं, इन्हीं को हम कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं और कोशिका भी कहते हैं। तो प्रत्येक जो जीवित कोशिका होती है, उसमें जीवन की सारी जैविक क्रियाएँ होंगी। कोशिका के अंदर होती क्रियाएँ क्या-क्या क्रिया होगी?
श्वसन होगा, पोषण होगा, उत्सर्जन होगा और वृद्धि होगी। ये 4 प्रक्रियाएँ जीवित कोशिका के अंदर होना अनिवार्य है और ये अनवरत चलती रहती हैं। ये काम उसके अंदर रुकता नहीं है अगर वो जीवित कोशिका है तो। जीवों का जो शरीर होता है केवल एक ही कोशिका का बना होता है। बहुत ही अजीब-सी बात है, लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनको में केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। उसको आप खुली आँखों से देख नहीं पाएँगे, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और उन्हीं को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। यानी इतने सूक्ष्म जीव जो हमको खुली आँखों से दिखाई ना पड़े, उनके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े, उसी को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे कि हम बात करें अमीबा हो गया, यूग्लिना, पैरामीशियम, यीस्ट, क्लामाइडोमोनास, जीवाणु और बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही पाई जाती हैं। अगर हम बात करें जीवाणुओं की तो ये सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है, जबकि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। और एक ही कोशिका के बने हुए जीवाणु भी और शुतुरमुर्ग का अंडा भी सिंगल एक सेल के बने होते हैं। अब हम सजीवों को वर्गीकरण करना चाहें तो के बारे में हम चीज़ कर देते हैं। जंतुओं पृथ्वी पर असंख्य जंतु और पौधे पाए जाते हैं और इतने सारे जीवधारियों का अध्ययन करना आसान काम नहीं है, तो वैज्ञानिकों ने उनकी समानता और असमानता के आधार पर कुछ ग्रुप्स बना दिए हैं, समूह बना दिया है और इसी पद्धति को वर्गीकरण कहा जाता है। यानी कि गुणों के आधार पर अलग-अलग समूहों को बनाने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। अब हम अगर जानना चाहें तो जंतुओं का वर्गीकरण कैसे होता है? तो जो जंतुओं का वर्गीकरण है उसके अनेक तरीके हैं, जैसे कि संरचना के आधार पर वर्गीकरण कर लेते हैं या उनके जो मेरुदंड है उस वो है कि नहीं उसके आधार पर या प्रजनन विधि के आधार पर या वास स्थान के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। आइए देखते हैं संरचना के आधार पर जो जंतु होते हैं उनका वर्गीकरण कैसा होता है। एक कोश की जो जंतु केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं उनको हम एक कोशिकीय कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इनको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम, यूग्लिना है। एक कोशिकीय जीव कहा माना जाता है कि ये प्रथम जीव थे जो धरती पर आए थे। दूसरे हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? जिन जंतुओं का जो शरीर होता है वो एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, तो वे बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। नग्न आँखों से ये दिखाई पड़ जाते हैं, जैसे कि हाइड्रा की बात करें, घोंघा है, मछली है, मनुष्य है, मेढक है। ये सारे बहुकोशिकीय जीव हैं और ये हमको ये खुली आँखों से दिखाई आसानी से पड़ते हैं। सेकंड जो टाइप है क्लासिफिकेशन का जंतुओं का वो है मेरुदंड के आधार पर, यानी कि जो पीठ में जो हड्डी होती है उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि वो जंतु कैसा है। तो एक होता है अकशेरुकी। आ का मतलब होता है नहीं, कशेरुक मतलब कशेरुक दंड। जिन जंतुओं में कशेरुक दंड नहीं पाई जाती, ऐसे जंतु जिसमें मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी ही नहीं पाई जाती है, उन्हें हम अकशेरुकी कहते हैं। जैसे कि कीड़े मकोड़े हो गए, केचुआ हो गया, तिलचट्टा, घोंघा, ये इसमें कोई कशेरुक दंड ही नहीं पाई जाती। सेकंड कशेरुकी जंतु जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो उसे कहते हैं कशेरुकी जंतु। जिनमें शरीर के में रीढ़ की हड्डी पाई जाए वो कशेरुकी जंतु कहलाते हैं। जैसे कि मछली है, मेढक है, पक्षी है, गाय है और मनुष्य भी हो गए। तो ये सारी चीजें क्या हैं जो जिसके अंदर मेरुदंड पाया जाता है। अब हम यहाँ पर चित्र में भी देख पाएंगे कि कशेरुकी जंतु हैं और दूसरा अकशेरुकी जंतु है। दोनों के यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं। अब हम तीसरा प्रकार जानना चाहें जंतुओं के बारे में तो एक प्रजनन विधि के आधार पर भी हम कह सकते हैं जंतुओं को वर्गीकरण कर सकते हैं। एक होता है अंडयुज। अंडयुज का मतलब वो होता है वो जंतु जो अंडे देते हैं, जैसे कि मछली, मेढक, छिपकली, सर्प हो गया, पक्षी हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए। तो मछली, मेढक, सर्प, पक्षी ये सारे क्या हैं? अंडयुज हैं, यानी कि अंडे देते हैं। दूसरे जो प्रकार आता है वो होता है जरायुज। जरायुज का मतलब जो बच्चे को जन्म दे, उन्हें जरायुज कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, चूहा हो गया, खरगोश, बकरी, गाय, आपने देखे होंगे बहुत सारे जंतु ऐसे होते हैं जो बच्चे को सीधे जन्म देते हैं, तो ये जरायुज कहलाते हैं। और जो अंडे देते हैं उनको अंडयुज कहते। अब हम रहने के स्थान पर जंतुओं में वर्गीकरण कर सकते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो जल में रहते हैं, उनको हम जलीय जंतु कहते हैं, जल में वास करने वाले, जैसे कि मछली हो गई। और वायवीय जंतु क्या होते हैं? जो अधिकांश समय, हमेशा तो नहीं लेकिन अधिकांश समय वायु में उड़ने वाले होते हैं, उनको हम वायवीय जंतु कहते हैं, जैसे कि पक्षी हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो
स्थलीय जंतु भी पाए जाते हैं, जैसे कि जो स्थल पे रहते हैं, जैसे मनुष्य, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, ये सारे क्या होते हैं जो स्थल पर यानी ज़मीन पर रहते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। तो इनको हम उभयचर की श्रेणी में रखते हैं। और जैसे मेढक और कछुआ एक 2 उदाहरण हैं जिसके माध्यम से जान सकते हैं कि ये दोनों दोनों जगहों पर आसानी से रह पाते। जंतुओं के बाद हम बात करेंगे पौधों का वर्गीकरण। पौधों के वर्गीकरण के 3 आधार बताए गए हैं। एक तो उसमें फूल आता है कि नहीं आता है, उसका आकार कैसा है और उसकी उम्र कैसी कितनी होती है। इसके आधार पर हम पौधों का वर्गीकरण कर लेते हैं। तो थियोफ्रेस्टस ये एक फैक्ट है जिसको आप ध्यान रखें। थियोफ्रेस्टस जो हैं उनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि पौधों का जनक कह सकते हैं, पौधों के विज्ञान का। और लिनियस, कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। वर्गीकरण जो भी अब पढ़ रहे हैं इसको, इसके जनक कौन थे? कैरोलस लिनियस। और अरस्तु भी एक थे। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं, यानी कि जो जानवरों के विज्ञान का अध्ययन शुरुआत किसने की थी? अरस्तु ने की थी। अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक और लिनियस वर्गीकरण के जनक। ये तीनों इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनको ध्यान से आप लिख लें, याद कर लें, जिससे कि ये भूले नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे पुष्प के आधार पर वर्गीकरण। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें पुष्प आते हैं, फूल आते हैं, पुष्प और फल दोनों आते हैं, तो उन्हें ये अ, पुष्पी पौधे कहलाते हैं। और ये पूर्ण विकसित पौधे कहलाते हैं। इसमें जड़ भी होती है, तना होता है, पत्ती होती है, सभी स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि गुलाब, सरसों, सूरजमुखी, आम आदि ये पुष्पी पौधे होते हैं। इसमें आसानी से आप हर एक अंग को देख पाएंगे। इस चित्र में आप देख पाएंगे, यहाँ पर सरसों है, गुलाब है, कुमुदनी है, सूरजमुखी है, इनमें सारे पुष्प, फल, फूल, तना सब कुछ आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। अब पुष्पी पौधे क्या होते हैं? जिनमें पुष्प कभी नहीं लगते हैं। इसमें अधिकतर में जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है और इसमें फूल तो लगता ही नहीं है। तो इसलिए फल भी लगने की संभावना नहीं है, फल भी नहीं लगता है। और ये वंश वृद्धि के लिए पुष्पों के स्थान पर एक विशेष प्रकार की संरचना यानी कि बीजाणु धानियाँ उत्पन्न करते हैं। इसमें से बीजाणु उत्पन्न होते हैं। जैसे कवक, शैवाल, मॉस, फर्न, ये सब क्या होते हैं? प्रमुख सदस्य होते हैं। मॉस एक ऐसा पौधा है जो वर्षा के ऋतु में दीवारों पर हरे रंग की मखमल जैसा उगाता है। आपने सबने मॉस को जरूर देखा होगा, हरे रंग की जो मखमल जैसी आकृति दिखाई पड़ती है। ये प्रमुख जीव हैं जो सॉरी पौधे हैं जो जिसमें पुष्प पाया जाता है। अब हम बात करें दूसरा आधार, वो आधार क्या है? आयु के आधार पर, यानी कि प्रत्येक जीव जंतुओं की जो आयु है निश्चित है और उसी आयु को पूरा करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कुछ महीने तक रहते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कई सालों तक जीवित रहते हैं। तो पहला है 1 वर्षीय पौधा, जो 1 साल के भीतर ही उसका जीवन काल समाप्त हो जाता है। उसी में 1 महीने के अंदर कुछ महीनों में वो फूलते-फलते हैं और अंत में सूख कर समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि चना, मटर, गेहूँ, धान, मक्का आदि क्या होते हैं? ये 1 वर्षीय पौधे होते हैं। फिर हम बात करें द्विवर्षीय पौधे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 2 साल चलते हैं और उसके बाद ये नष्ट होते हैं। जैसे कि केला है, 2 साल चलता है, तो 2 वर्ष के भीतर ही अपना जीवन काल पूरा कर लेता है। फिर हम बात करें बहुवर्षीय पौधे, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कई सालों तक, कई वर्षों तक जीवित रहते हैं और इनका संपूर्ण जीवन काल फूल और फल उनके जीवन काल में लगते रहते हैं। शाक, झाड़ी और वृक्ष, ये तीनों भी ऐसे इसी में कैटेगरी में आते हैं। दूब, घास, गुलाब, आम, कटहल आदि, ये प्रमुख चीज़ें हो गई। फिर हम बात करें पौधों के विभिन्न अंगों के बारे में, संरचना के बारे में जानें। देखिए पेड़ पौधों में जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि अलग-अलग अंग होते हैं। ये सारे अंग मिलकर एक विकसित पौधे का निर्माण करते हैं। पौधों के जीवन पौधे की जमीन के अंदर का भाग जड़ तंत्र और जमीन के ऊपर का भाग प्ररोह तंत्र कहलाता है। यानी नीचे का जड़ तंत्र, ऊपर का प्ररोह तंत्र कहलाता है। एक आप चित्र देख पा रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर आपको पुष्प दिखाई पड़ रहा होगा, फिर यहाँ फल है, ये तना है, पत्ती है और ऊपर का हिस्सा, जो इतना हिस्सा जड़ से ऊपर का हिस्सा है, इसे हम प्ररोह तंत्र कहते हैं और जो नीचे का हिस्सा होता है उसको हम जड़ तंत्र कहते
तो जड़ तंत्र की हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक 2 तरह की जड़ें भी देखने को मिलती हैं। तो ये पौधे के बारे में एक थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन हुई। अब हम जानते हैं जड़ के बारे में। तो जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें होती हैं ज़मीन के अंदर। अपने परिवेश में पाए जाने वाले जो कुछ पौधे होते हैं जैसे कि चना है, मटर है, घास है, उनको अगर आप उखाड़ के देखेंगे जड़ को तो आपको जड़ दिखाई पड़ जाएगी। और चना मटर में तो आप जड़ की जो जड़ होती है थोड़ा-सा मोटी हुई होती है। इसमें पतली-पतली छोटी-छोटी शाखाएँ निकली होती हैं, इन्हीं को हम मूसला जड़ कहते हैं। ये मोटी जड़ को ही हम मूसला जड़ कहते हैं। वैसे घास में एक ही स्थान पर अनेक गुच्छे दिखाई पड़ते हैं, इस गुच्छे को अपस्थानिक जड़ कहते हैं। तो जड़ें में बेसिकली 2 हैं, एक है मूसला और दूसरा अपस्थानिक जड़। इनको हम इस फिगर से सीधे-सीधे समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको मूसला जड़ दिखाई दे रही होगी, जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक जड़ें निकली हुई हैं। ये ये प्राथमिक जड़ कह सकते हैं और इस यहाँ बगल से द्वितीयक जड़ें निकली हुई हैं। और ये अल्टीमेटली मोटी जड़ है या मूसला जड़ कहलाती है। लेकिन दूसरी क्या है, यहाँ अपस्थानिक जड़ें निकली होती है। कोई एक प्रमुख जड़ नहीं होती, लेकिन बहुत सारी जड़ें निकली होती हैं। इनको हम अपस्थानिक जड़ भी कहते हैं। तने की बात करें तो तना क्या होता है, प्रारोह पौधे के प्रारोह का सबसे दृढ़ भाग होता है, ठोस हिस्सा होता है, जिसको हम स्तंभ भी कहते हैं, स्टेम कहते हैं, स्तंभ भी कहते हैं। और प्रारंभ में जो तने होते हैं कोमल होते हैं, पुराने होने पर शाख, झाड़ी या वृक्ष के रूप में बदल जाते हैं। तने में गांठें जैसी संरचना भी मिलती है, जिसको हम पर्व संधि कहते हैं, नोड्स कहते हैं। और 2 पर्व संधि के बीच में स्थान को हम पर्व कहते हैं। दूब घास, मक्का, बाँस, गन्ना आदि में आपने स्पष्ट रूप से देखा होगा कि इसमें नोड्स यानी पर्व कैसे पाए जाते। चलिए बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट का। यहाँ पर अगर हम देखें तो फिगर में देख पाएँ तो पत्ती है, पत्ती के बाद ये पर्व है, पर्व के बीच में जो गाँठें हैं उन्हें पर्व संधि कहते हैं। पत्ती की बात करते हैं तो पत्ती से आप क्या जानेंगे? तो पत्ती हमेशा आपने देखा होगा अक्सर क्या होती है, हरे रंग की होती है। और पत्ती का वह भाग जिसमें पत्ती तने से लगी होती है उसको हम पर्णाधार कहते हैं। पत्ती का जो चपटा भाग होता है उसे पर्णफलक कहते हैं। पर्णाधार और पर्णफलक दोनों के बीच में एक डंठल-नुमा भाग होता है जिसको हम पर्णवृंत पर्णवृंत कहते हैं। एक फिगर से हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पर्ण का तट दिखाई दे रहा है, किनारा दिख रहा है, पर्ण आग रहने की पर्ण का अगला हिस्सा दिख रहा है, बीच में सिरा गई हुई है जिसको मध्य सिरा कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो बीच पूरी संरचना है इसको हम पर्णफलक कहते हैं। इसमें ये सारी सिराएँ, पर्णाग्र और पर्ण तट सभी आते हैं। फिर यहाँ पर ये डंठल छोटे से दिखाई पड़ रहा है, इसको हम पर्णवृंत कहते हैं। जहाँ पर ये जुड़ा होता है उसको पर्णाधार कहते हैं। और यहाँ पर एक कक्षस्थ नामक संरचना पाई जाती। ये हम पत्ती की संरचना है, कैसे ये पौधे पर लगी हुई। समानता जो पत्ती की ऊपरी सतह होती है गहरे हरे रंग की और चिकनी होती है। तो गहरे हरे रंग तथा द्वारा क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं वो सौर ऊर्जा का अवशोषण करती हैं और चिकनी सतह से प्रकाश को अनावश्यक किरणों को परावर्तन भी कर देती है। तो निचली सतह पर खुरदुरी और उभरी हुई सिराओं का जाल हमें दिखाई पड़ता है। इन सिराओं में उपस्थित जो पर्णफलक होता है वो पूरा फैला होता है और सिराओं का जो जाल है पत्तियों द्वारा बने पेड़ पौधों को पौधे के तने तक पहुंचाने का काम ये सिराएं ही करती। पत्ती की सतह पर अनेक छोटे-छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों के द्वारा श्वसन, वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं क्रियाएं होती रहती हैं। अब हम बात करेंगे पुष्प। पुष्प पौधे का एक बहुत ही आकर्षक हिस्सा होता है और एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह पौधे के तने और शाखाओं में लगे होते हैं। तो तने की जो शाखाओं में कलियों के रूप में रूपांतरित होकर ये पुष्प बन जाते हैं। पुष्प के प्रमुख रूप से 4 भाग देखने को मिलते हैं। एक होता है बाह्य दल, फिर दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। पौधे के पुष्प के जो पौधे के जो जनन का अंग है ये पुष्प ही होता है। इसके द्वारा ही पौधे प्रजनन करते हैं, अपने वंश की वृद्धि करते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय में फल विकसित होता है और फल में एक या अनेक बीज होते हैं। तो बीज अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर एक नन्हे पौधे का निर्माण करता। ये हमने फूल के बारे में जाना, आइए चित्र देख लेते हैं।
यहाँ पर एक फूल का एक चित्र है। यहाँ पर सबसे ऊपरी हिस्सा जो मोटा वाला हिस्सा दिख रहा है ये है वर्तिकाग्र। फिर यहाँ पर साइड में आपको दल दिख रहा होगा, वर्तिका दिख रही है, पुंकेसर है, अंडाशय है, वाय दल है और पुष्प वृंत है, जहाँ पर पुष्प लगा होता है। ये प्रमुख अंग है। प्रारूपी संरचना हो गई पुष्प की। अब हम आखिरी टॉपिक की बात करेंगे। पौधों के विभिन्न अंगों में जो रूपांतरण है वो भी प्रक्रिया होती रहती है। जैसे जड़ और तने में भोजन का संग्रह होता है या कमजोर तनों के द्वारा आरोहण होता है। बहुत सारी चीजें हम रूपांतरण में देखने को मिलती है। गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर आपने देखा ही होगा। इनके जड़ों का अध्ययन करने पर हमें मालूम क्या चलता है, इनमें बहुत सारी चीजें हैं। प्राथमिक जड़ें हमें जड़ों में परिवर्तन देखने को मिलता है। ये सभी जो मूसला जड़ों की प्राथमिक जड़ हो जो ये सभी मूसला जड़ों की जो प्राथमिक जड़ होती है उसमें रूपांतरण होता है। और इन्हीं जड़ों के आकार को ध्यान से देखने पर गाजर की जड़ें ऊपर की ओर मोटी और नीचे की तरफ पतली होती हैं। इसे हम शंकुरूप कहते हैं। यानी कि जो गाजर की जड़ है उसको हम क्या बोलते हैं, शंकुरूप बोलते हैं। वैसे मूली की जड़ ऊपर ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ पतली हो जाती हैं, इसे हम तर्करूप कहते हैं। और शलजम की जड़ घड़े जैसी होती है, इसको हम कुंभी रूप कहते हैं। तो ये जड़ों के विशेष परिवर्तन के वजह से इनका नाम रखा गया है। हालांकि यह है मूसला जड़। ऐसे ही डहलिया, शकरकंद की जड़ें भोजन एकत्र करके फूल जाती हैं और कंद के रूप में बदल जाती हैं। डहलिया की पुलकित व शकरकंद की कंदिल जड़ें अपस्थानिक जड़ों के उदाहरण। मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद आदि जड़ों को हम खाते हैं और इनकी पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन उन्हीं जड़ों में इकट्ठा होता है। तो पौधे स्वयं भी प्रतिकूल परिस्थितियों में संचित भोजन का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अलग अलग चीजें नजर आपको आ रही है, डहलिया और शकरकंद की जड़ें। तो भोजन के संग्रह के लिए तनों में रूपांतरण होता रहता है। जैसे आलू है, तने की बात हम यहाँ करें, जो शुरुआत में हमने क्वेश्चन पूछा था तने के बारे में, तना है, जड़ है, पत्ती है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा उत्तर। आलू, अदरक और अरबी ये क्या है, तना है। इनको अगर आप निरीक्षण करते हैं तो मालूम चलता है भोजन के एकत्रीकरण करने के कारण आलू के भूमिगत तने के सिरे फूल जाते हैं और स्तंभ कंद इसे कहते हैं। इसी प्रकार अदरक है, अरबी है, ये भी भोजन एकत्रित करते हैं। ये सभी क्या है, भूमिगत तनों के रूपांतरण ही होते हैं। अदरक भी तना है और साथ में अरबी अरबी भी तना ही होता। पर कितना होता है इनका रूपांतरण होके एक नया रूप इनको मिल जाता है। इस फिगर में आप देख पाएंगे आलू के कंद लगे हुए हैं, अदरक के प्रकंद हैं, आलू के स्तंभ कंद है, अरबी का घन कंद है। ये बहुत सारी चीजें हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं तने जो इनको सहारे की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मक्का है, गन्ना है, बरगद, केवड़ा, बांस आदि में विशेष जड़ें होती हैं, मोटी जड़ें होती हैं और तने को सहारा देती हैं। तो सहारा देने वाली जो जड़ें होती हैं, इन जो जड़ों को क्या कहते हैं, सहारा देने वाली जड़ें कहते हैं। आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी जड़ें। आरोहण के लिए रूपांतरण। तो सभी पौधों में तने मजबूत नहीं होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत ही कमजोर होते हैं। आपने देखा होगा कद्दू है, तुरई है, लौकी है, इनके पौधे क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। तो इनको सहारे की भी जरूरत पड़ती है। तो कमजोर तने में पतली पतली धागे नुमा संरचना निकलती है, जिसको हम प्रतान या टेंड्रिल कहते हैं। और आधार के ये अपने आधार के चारों ओर लिपट जाते हैं और आरोहण की सहायता या ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अंगूर है, मटर, ये सारे पौधे होते हैं जिसमें ये सारी चीजें देखने को हमको मिलती हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये बहुत सारी डंडियां यहाँ पर निकली हुई हैं जो चढ़ने में सहायता करती हैं, तान कहते हैं इनको। ओवरऑल हम रिवीजन की बात करें इस चैप्टर को, तो जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, संवेदनशीलता और प्रजनन की चीजें होती हैं। और जो सजीव होते हैं उनमें जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं, जबकि निर्जीव में नहीं होती हैं। सजीवों में बहुत सारी जो क्रियाएं होती हैं, चाहे संरचनात्मक हो चाहे क्रियात्मक हो, वो कोशिकाओं के माध्यम से होती हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक कोश की हैं, कुछ बहुकोश की हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, कुछ में नहीं भी पाई जाती। इसके अलावा आकार के आधार पर पौधे शाक, झाड़ी, वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं। आयु आयु के आधार पर एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय होते हैं। पौधों के जो वायवीय भाग होते हैं उन्हें प्रारोह तंत्र और जमीन के अंदर वाले को जड़ तंत्र कहते हैं। पुष्प पौधों के आकर्षक अंग होते हैं जो बाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर के रूप में बटे होते हैं। गाजर, मूली, शलजम की जो जड़ें होती हैं वो भोजन संग्रह का कार्य करती हैं और फूल जाती हैं। आलू, अदरक, अरबी एक भूमिगत तने होते हैं, इनका रूपांतरण होता है। और प्रदान क्या होता है, कमजोर तनों को
आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। इस प्रकार इस चैप्टर में हमने देखा, पौधों के बारे में बहुत विशेष जानकारी प्राप्त की। अगले भाग में हम खास प्रश्न भी हल करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्वेश्चन को अपने से भी हल करने का प्रयास करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।